आज बात करते हैं जॉन बेरीमैन की एक बहुत ही देखने में सिंपल सी लगने वाली कविता की। पर यकीन मानिए, इस छोटी सी कविता में ना बड़े होने का एक बहुत गहरा सबक छुपा है। कहानी है एक लड़के की और उसकी खोई हुई गेंद की। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, जो इस पूरी कविता की जड़ है। आखिर ऐसा क्या है कि एक मामूली सी गेंद का खो जाना किसी बच्चे के लिए इतना बड़ा सदमा बन जाता है? क्यों? और पोएट जॉन बेरीमैन हमें सीधा उसी मोमेंट में ले जाते हैं। सोचिए, एक गेंद है, खुशी से उछलती हुई सड़क पर, और फिर अगले ही पल छपाक पानी में। बस एक पल की वो जो खुशी थी ना, वो एक गहरे नुकसान में बदल जाती है, एकदम अचानक। तो अब देखते हैं कि उस लड़के का रिएक्शन क्या था। उसका जो दुख है, एक छोटी सी गेंद के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं लगता है ना? पर बस यहीं इसी दुख में कविता का असली मतलब छिपा हुआ है। मतलब दुनिया का नजरिया तो बड़ा प्रैक्टिकल है, अरे क्या हुआ, दूसरी ले लेंगे। लेकिन उस लड़के के लिए ये सिर्फ एक गेंद नहीं थी। नहीं, उसे तो एक ऐसा दुख घेर लेता है ना, जो उसे अंदर तक हिला देता है। वो बस कांपता हुआ एकटक उस जगह को घूर रहा है जहां से उसकी गेंद हमेशा के लिए चली गई। और पता है, यहीं पर कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। वो लड़का सिर्फ एक खिलौना खोने का मातम नहीं मना रहा, नहीं, वो असल में कुछ कुछ बहुत बड़ा और बहुत गहरा सीख रहा है। ये मोमेंट ये बहुत खास है। शायद ये उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा है जब वो किसी चीज के मालिक होने का मतलब समझ रहा है, और उस मालिकाना हक के साथ जो जिम्मेदारी आती है और जो खोने का दर्द आता है, उसे भी वो पहली बार महसूस कर रहा है। देखिए, वो गेंद सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा नहीं थी। नहीं, वो तो प्रतीक थी उसके बचपन के सारे दिनों की, उसकी यादों की, उसके खेले गए खेलों की, उसके पूरे बीते हुए समय की। तो असल में गेंद के साथ साथ उसका एक हिस्सा, उसकी हिस्ट्री का एक पन्ना हमेशा के लिए उस पानी में चला गया है। और फिर कविता की वो लाइन आती है, मनी इज एक्सटर्नल, यानी पैसा बाहरी चीज है। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है ना? आप पैसे से एक नई गेंद, अरे 10 नई गेंदें खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आप उस पुरानी गेंद से जुड़ी यादें, वो एहसास वापस ला सकते हैं? नहीं। बस यही फर्क है अंदरूनी और बाहरी कीमत में। तो धीरे धीरे उस लड़के का जो दर्द है ना, वो एक सबक में बदल रहा है। चलिए अब कविता के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से की तरफ चलते हैं। वो हिस्सा जो इसी अनुभव से पैदा होता है। ये इस कविता का दिल है। वो लड़का अपनी डेस्परेट आईज, अपनी हताश आंखों के पीछे सिर्फ उदास नहीं बैठा है, वो एक बहुत बहुत बड़ी चीज सीख रहा है। और वो क्या है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी नुकसान का, हानि का ज्ञान। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो पहली बार सच में ये समझ रहा है कि खोने का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है कि बुरा लग रहा है, नहीं, ये जिंदगी के बारे में एक फंडामेंटल नॉलेज है, एक ऐसी समझ जो सिर्फ और सिर्फ दर्द से ही मिलती है। और देखिए, सिर्फ इस एक घटना से वो जिंदगी की कितनी कड़वी सच्चाइयां एक साथ सीख रहा है। वो सीख रहा है कि चीजें खो जाएंगी, वो हमेशा के लिए चली जाएंगी, और कोई भी उन्हें ठीक वैसा का वैसा वापस नहीं ला सकता जैसा वो पहले थी। और बस इस एक लाइन से कवि उस लड़के के पर्सनल दुख को एक यूनिवर्सल सच से जोड़ देते हैं। एक ऐसा सच जिसका सामना हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करना ही पड़ता है, कोई इससे बच नहीं सकता। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के इसके सबसे पावरफुल हिस्से, इसकी कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आखिर इस दर्दनाक तजुर्बे का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक है क्या? तो ये एक पूरा सफर है ना, दुख से लेकर हिम्मत तक का। पहला कदम नुकसान को फेस करना, दूसरा सच्चाई को मानना कि जो गया वो गया, तीसरा उस तजुर्बे से ज्ञान हासिल करना, और चौथा और सबसे जरूरी, उस ज्ञान के सहारे फिर से खड़े होने की हिम्मत जुटाना। इसी को तो रेजिलियंस कहते हैं, है ना? और कविता खत्म होती है इन 3 मैजिकल शब्दों पर, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होना है। आखिर में सबसे बड़ा सबक यही तो है कि नुकसान के बाद, दर्द के बाद अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना सीखना। ये कविता एक रिमाइंडर है कि जिंदगी में गिरना, कुछ खोना, ये तो होगा ही, ये तय है। लेकिन असली जीत,
असली जीत उस अनुभव से सीखकर दोबारा उठ खड़े होने में है।